हेलो एवरीवन। आज समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी के प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला में हम आप सभी के लिए जीव विज्ञान का एक प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। लगातार पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। ये मत सोचिए कि अभी 11 फरवरी बहुत दिन है, 11 फरवरी में समय बीत जाएगा, पता नहीं चल पाएगा। लगातार पढ़िए, मेहनत करिए और टेस्ट लगाइए, प्रैक्टिस सेट लगाइए, तभी कुछ हो सकता है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, आपको आगे निकलेंगे तभी हो पाएगा। तो पहला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? ऑप्शन है स्टेपीज, फीमर, टिबिया, फिबुला। तो आंसर है फीमर। फीमर जो कि जांग की हड्डी होती है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। स्टेपीज कान की हड्डी है, जो सबसे छोटी हड्डी होती है। हम यहाँ पे मानव कंकाल को देख लेते हैं और यहाँ पे देखिए पूरा बना हुआ है। तो यहाँ पे आपको दिखाते हैं फीमर कौन सी, ये वाली फीमर है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये फीमर है, ये वाली, ये फीमर हड्डियाँ हैं दोनों। ये सबसे लंबी हड्डी है मानव शरीर की। ठीक है, और उसके नीचे यहाँ पे ये टिबिया है और ये फिबुला हड्डी है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग कि केचुआ किस प्राणी वर्ग में आता है? केचुआ किस प्राणी वर्ग में आता है? मोलस्का, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा या इकाइनोडर्मेटा। तो जो केचुआ है वो आता है एनेलिडा में। ठीक है, एनेलिडा के जो जीव होते हैं उनका शरीर खंडों में बटा होता है, ऐसे ऐसे ये छल्लों में खंडों में बटा होता है। ठीक है, और मोलस्का में जो घोंघे वगैरह आते हैं, आर्थ्रोपोडा में कीड़े मकोड़े आते हैं ज़्यादातर। तो एनेलिडा में केचुआ आता है और जोंक भी आती है एनेलिडा में। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखें। ओके, मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है? हमारा जो ब्रेन है इसका भार कितना होता है? ये भी प्रश्न अच्छा है, पीछे में पूछा गया था। 100 ग्राम, 500 ग्राम, 1200 ग्राम या 1400 ग्राम। तो इसका आंसर होगा 1400 ग्राम। मानव का ब्रेन हमारा है जो 1400 ग्राम का होता है। और इसमें स्टोरेज तो मतलब इसकी कोई सीमा नहीं, कितना स्टोर कर सकता है। हजारों कंप्यूटर की क्षमता का हमारा मस्तिष्क है। बस इसको आपको अच्छा रखना है, मतलब बेकार की बातें मत इसमें रखें, अच्छी बातें रखें, तब आपका जो ज्ञान है वो बढ़ेगा। एट्रोपिन रसायन का उपयोग डॉक्टरों द्वारा किया जाता है, डॉक्टरों द्वारा किस लिए किया जाता है? तो एट्रोपिन एक रसायन होता है, उसका उपयोग डॉक्टरों द्वारा जो किया जाता है वो आँख में पुतली विस्फारण के लिए, पुतली है यहाँ पे, आँख में पुतली विस्फारण के लिए। जब आप लोग आँख दिखाने जाते हैं हॉस्पिटल में तो एक ड्राफ्ट डालते हैं, वो एट्रोपिन होती है, जिससे पुतली फैल जाती है। ठीक है, तो जब फैल जाती है तो डॉक्टर उसको जब चेक करते हैं तो वो एक क्लियर सब कुछ देख पाते हैं कि क्या दिक्कत है, प्रॉब्लम आँखों में क्या है। तो पुतली को फैलाने के लिए सिंपल भाषा में कहें तो एट्रोपिन रसायन का उपयोग किया जाता है। ओके, अस्पताल के निम्नलिखित में से किस विभाग में कैथ लैब होती है? ये प्रश्न पीछे में आया है, अच्छा है। कैथ लैब किस विभाग में होती है? पैथोलॉजी विभाग, जो रक्त का विभाग है, शल्य चिकित्सा विभाग, कार्डियोलॉजी विभाग, न्यूक्लियर मेडिसिन विभाग। तो कैथ लैब होती है कार्डियोलॉजी विभाग में। ठीक है, हृदय से संबंधित जो विभाग होता है हमारा, कार्डियोलॉजी विभाग में। ओके, कैथ लैब कार्डियोलॉजी विभाग। एंजाइम क्या है? अच्छा प्रश्न था, सेम ऐसे ही प्रश्न पीछे में आया था ये। एंजाइम क्या है? तो एंजाइम एक प्रोटीन है। ठीक, आप याद करें, एंजाइम क्या है? एंजाइम एक प्रोटीन है। प्रोटीन से शरीर की संरचना होती है। ये देखिए प्रश्न तो बहुत अच्छा है, ये 2014 में पूछा गया था प्रश्न। स्त्रियों में रजोनिवृत्ति यानी कि एमसी के पश्चात निम्न में से किस हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है? अच्छा प्रश्न है, ये 2014 पीसीएस में पूछा गया था। हर चीज़ आपको जाननी है, जो भी सिलेबस में होता है बायो में या किसी भी सब्जेक्ट में जो आयोग पूछ सकता है, हमें सब पढ़ना है। तो इसका जो आंसर होगा एस्ट्रोजन। क्या होगा? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन एक मादा लिंगी हार्मोन है। इसका जो श्रावण है वो तरुणावस्था में हो जाता है और रजोनिवृत्ति के पश्चात इस हार्मोन का उत्पादन बंद हो जाता है। ओके, अगला प्रश्न, पेशी थकान के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? हम जब कोई कार्य करते हैं यहाँ तो हम थक जाते हैं, हमारी पेशियों में दर्द होने लगता है, तो उसका कारण क्या है? तो उसका कारण है लैक्टिक अम्ल। हमारी पेशियों में लैक्टिक अम्ल जम जाता है, जिससे हमें थकावट का एहसास होता है। ठीक है, तो आंसर है लैक्टिक अम्ल। सेरेब्रल पाल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है। सेरेब्रल पाल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः पाया जाता है।
तो ये बीमारी किन में होती है? छोटे बच्चों में, केवल महिलाओं में, ड्रग नशेड़ियों में, वृद्धों में। तो इसका आंसर है छोटे बच्चों में। ठीक है, सेरेब्रल पाल्सी छोटे बच्चों में होती है बीमारी। ये भी प्रश्न अच्छा है, कई लोगों को पता होगा, और जो लोग नहीं जान रहे वो याद कर लें। एक स्वस्थ मनुष्य में एक दिन में निम्नलिखित मात्रा में पेशाब करता है। एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में कितनी मात्रा में पेशाब करता है? तो उसका आंसर क्या होना चाहिए? 1.5 लीटर। ठीक, आप जानते हैं इसका आंसर है 1.5 लीटर। ओके, पीछे में ये भी पूछा गया है। प्रश्न संख्या 11वां है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? हमारे शरीर में किसका निर्माण नहीं होता है? हार्मोन का निर्माण होता है, एंजाइम का निर्माण होता है, प्रोटीन का भी निर्माण होता है, विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। ठीक है, विटामिन ए की पूर्ति के लिए हम विभिन्न जो हमारे सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, उनको खाते हैं। गाजर है, पपीता है, उसको हम खाते हैं, उससे पूर्ति होती है। अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन होता है अग्नाशय में, यकृत में, आमाशय में या वृक्क में, यानी किडनी में। तो इसका आंसर होगा यकृत में। ठीक, यकृत में, लीवर में अमोनिया बदल जाती है यूरिया में। तो ये कौन बदलता है? यकृत। ठीक है, टेस्ट ट्यूब शिशु के लिए क्या प्रक्रिया होती है? बहुत अच्छा प्रश्न है, आपको हर चीज़ जाननी होती है। आयोग हर चीज़ पे प्रश्न पूछता है, जो दुनिया में समाज में चल रहा होता है, नई टेक्नोलॉजी, नई चीज़ें, सब पे प्रश्न आयोग पूछता है। आपको सबके बारे में जानकारी होनी चाहिए। जो टेस्ट ट्यूब बेबीज आपने सुना होगा, क्या प्रक्रिया होती है? निषेचन शरीर के बाहर होता है, निषेचन शरीर के भीतर होता है, भ्रूण का विकास टेस्ट ट्यूब में होता है, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग देखते हैं क्या क्या है। एक तरफ से भ्रूण का विकास टेस्ट ट्यूब में होता है, बिल्कुल गलत। निषेचन शरीर के भीतर होता है, बिल्कुल गलत। निषेचन शरीर के बाहर होता है, ये बिल्कुल सही है। निषेचन शरीर के बाहर होता है। इसकी प्रक्रिया समझ लीजिएगा क्या होता है। जो मानव शुक्राणु हैं और महिलाओं के अंडाणु हैं, उनको लेकर के ट्यूब में निषेचन कराया जाता है। निषेचन कहाँ पे होता है? ट्यूब में। जब वो भ्रूण बन जाता है ट्यूब में, उसके बाद गर्भाशय में उसको स्थानांतरित कर दिया जाता है। ठीक, तो भ्रूण का जो विकास है वो गर्भाशय में होता है, लेकिन निषेचन वो शरीर के बाहर होता है, ट्यूब में। ठीक है, ये प्रक्रिया होती है। ओके, अगला प्रश्न, मानव में श्वसन दर प्रति मिनट होती है लगभग। ये एक अच्छा प्रश्न था। ये CPO SI में पूछा गया था, यूपी पुलिस में CPO SI में पूछा गया प्रश्न है। ओके, तो इसमें 40 बार, 72 बार, 12 से 15 बार या 100 बार। इसको आप ट्राई करके देखिएगा कि 1 मिनट में आप कितनी बार सांस ले रहे हैं। तो इसका आंसर है 12 से 15 बार। ठीक है, 12 से 15 बार। ठीक, 12 से 20 बार भी आपको आंसर कहीं मिल सकता है। तो इस ऑप्शन में से हमारा सी सही है। मानव में श्वसन दर प्रति मिनट होती है 12 से 15 बार। ओके, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? ये भी प्रश्न अच्छा है। मानव में पाई जाने वाली सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? उसका आंसर है थायराइड ग्रंथि। ठीक है, पीयूष ग्रंथि नहीं है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि नहीं है, थाइमस ग्रंथि नहीं है, थायराइड ग्रंथि है। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि। ओके, अगला प्रश्न है, जीभ के किस भाग पर वह स्वाद कलिकाएं जो खट्टे का ज्ञान कराती है पाई जाती हैं? तो खट्टे का ज्ञान कराने वाली जो कलिकाएं हैं, स्वाद कलिकाएं हैं, वो पार्श्व भाग में पाई जाती हैं, यानी कि किनारे वाले भाग में। ठीक है, किनारे वाले भाग में पाई जाती हैं, पार्श्व भाग में खट्टे का ज्ञान कराने वाली स्वाद कलिकाएं। ठीक है, नेत्र में प्रकाश का नियंत्रण करने वाला भाग है। तो जो हमारा नेत्र है, इसमें प्रकाश को नियंत्रित करने वाला भाग कौन सा है? पुतली, इरिस नहीं, आइरिस होना चाहिए था यहाँ पे, अंधबिंद या स्केलेटोरिक। तो आंसर है पुतली। नेत्र में प्रकाश का नियंत्रण करने वाला भाग है पुतली। ठीक है, मनुष्य में अस्थायी दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके दांत जमते हैं। आम भाषा में कुछ दांत जो होते हैं वो टूट जाते हैं, उन्हें आम भाषा में दूध के दांत कहा जाता है। तो कुल दांत तो 32 होते हैं मानव में, लेकिन कुछ दांत जो एक बार टूट के दोबारा जमते हैं, यानी उन्हें अस्थायी दांत कहा जाता है। उनकी संख्या कितनी होती है? तो 12, 15, 20 या 24। तो उनकी संख्या है 20। ठीक है, 20 दांत टूट जाते हैं, फिर दोबारा आ जाते हैं। मनुष्य में जो अस्थायी दांत की संख्या है वो 20 है। ठीक है,
मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मानव शरीर में ऊतक का निर्माण कैसे होता है? ठीक है, वसा से, कार्बोहाइड्रेट से, विटामिन से या प्रोटीन से। ठीक है, तो ऊतक क्या है? कोशिकाओं का संगठन ऊतक है। कोशिका से ऊतक बनता है, ऊतक मिलकर अंग बनाते हैं, अंग मिलकर के एक शरीर बनाते हैं, जो मानव शरीर हो सकता है, किसी जीव का शरीर हो सकता है। ठीक है, तो मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण वैसे पूछा गया है तो प्रोटीन से होता है। ठीक है, प्रोटीन से ऊतकों का निर्माण होता है। ऊतकों का जो अध्ययन करने वाला विज्ञान है उसे हिस्टोलॉजी कहते हैं। ठीक है, हिस्टोलॉजी कहते हैं, औतकी कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, अंतिम प्रश्न है, मानव शरीर में संक्रमण रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? एक अच्छा प्रश्न है, आपको शायद ना पता हो। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? आंसर है विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन है। ओके, लगातार पढ़ते रहिए। धन्यवाद।